हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आज जो आपका कोई भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो 29 जुलाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्पेन के राफेल नडाल ने जो है रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है वो जीत लिया है। तो राफेल नडाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं अन्य ग्रैंड स्लैम के बारे में, जैसे कि यूएस ओपन 2022 के मेंस में यानी पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं? तो ये आपके कार्लोस अल्कराज रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले यूएस ओपन 2022 में आपकी महिला एकल की विजेता कौन रही है? तो ये आपका ईगा स्वीटेक रही है। इसके अलावा अगर विंबलडन की बात कर ले तो देखिए 2022 में विंबलडन में पुरुष एकल के जो विजेता रहे हैं ये आपके नोवाक जोकोविच रहे हैं। वहीं महिला एकल की जो विजेता है ये आपका एलिना रायबकिना रही है। इसके अलावा 2022 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के जो विजेता है ये आपके राफेल नडाल रहे हैं। और महिला एकल की जो विजेता है ना, ये आपका ईगा स्वीटेक रही है। इसके अलावा बात कर ले 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल की विजेता कौन रही है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी रही है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है ये कब से कब तक रहा था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है ना, ये 1206 से ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा था। तो 1206 से 1210 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो ये जो आपका दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का जो है ये आपका पहला सुल्तान था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही जो है आपका दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये आपका बनवाया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है ये कैसे हुई थी? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपने शासनकाल के 4 वर्ष के बाद 1210 ईस्वी में जो है लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो वो मृत्यु हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो ये आपका लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 2 में आपका कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना यानी संसद जो है संघ में कानून स्वीकार करके या फिर ऐसा नियम और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जैसा कि वह उचित समझती है। यानी अनुच्छेद 2 ये जो है किससे संबंधित है? तो ये आपके नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नए राज्यों का गठन और क्षेत्र सीमाएं या फिर मौजूदा राज्य के नाम में जो परिवर्तन है ना, ये आपका अनुच्छेद 3 कहता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस जो है ये कितना होता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की सतह से केंद्र तक की दूरी को ही जो है पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस जो वो आपका कहा जाता है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, ये आपका लगभग 6331 किलोमीटर है। तो 6331 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड जो है प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया गया था कि बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ना वो 11 होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वॉलीबॉल टीम में जो आपके खिलाड़ियों की जो संख्या होती है ना वो आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। वहीं अगर बास्केटबॉल की बात कर ले तो देखिए, बास्केटबॉल में जो आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का भाग 9 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 9 है ना, ये ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बताता है। तो ग्राम पंचायत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाग 9 को जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में जो है संविधान में आपका जो है भाग 9 को जो है वो आपका जोड़ा गया था। और 73वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है आपका अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान भी जो है वो आपके शामिल किए गए हैं। और इसी संशोधन के तहत जो है पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को भी जो वो आपका शामिल किया गया है, जो कि आपका 11वीं जो अनुसूची है ना, ये आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है ये आपका निर्धारित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारतीय संविधान का भाग 9 जो क है ना, ये किससे संबंधित है। तो देखिए भाग 9 के क की बात कर ले तो ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली जो महिला उपराष्ट्रपति है ना, ये कौन बनी है। तो देखिए भारतीय मूल की कमला हैरिस जो है 2021 में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो है वो बनी है। तो कमला हैरिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है कितने नंबर की जो उपराष्ट्रपति बनी है। तो देखिए ये जो है अमेरिका के 49वीं जो उपराष्ट्रपति बनी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महिला एशिया T20 विश्व कप ये जो आपका विजेता टीम जो है ये कौन बनी है। तो देखिए 2022 में जो आपका महिला एशिया T20 विश्व कप हुआ था ना, इसमें भारत ने जो है श्रीलंका को हराकर 7वीं बार जो है महिला एशिया कप का जो खिताब है वो जीत लिया है। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उप विजेता अगर पूछा जाए तो उप विजेता जो है ये आपका श्रीलंका देश रहा है। तो ये तो आपका महिला एशिया T20 विश्व कप 2022 की बात हो गई। अगर बात कर ले पुरुष एशिया T20 विश्व कप 2022 का विजेता टीम कौन रहा है। तो देखिए अगर पुरुष एशिया T20 विश्व कप की बात कर ले तो इसका जो विजेता टीम रहा है वो आपका श्रीलंका देश रहा है। और उप विजेता की बात कर ले तो उप विजेता जो है ये आपका पाकिस्तान देश रहा है। और ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका UAE देश में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच जॉइंट इज देयर इन द नेक बोन, यानी गर्दन की हड्डी जो है ये किस प्रकार का जोड़ है। तो देखिए गर्दन की हड्डी में जो है ये आपका पिवट जॉइंट्स का जो वो आपका जोड़ है। तो पिवट जॉइंट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच रीजन हैज़ द मोस्ट ड्राई क्लाइमेट, यानी शुष्क जलवायु जो है सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, ये आपका शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वेस्टर्न राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का बिस्मार्क ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का जो बिस्मार्क है ना, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो वल्लभ भाई पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इन्हें बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है भारत को एकजुट करने में जो है एक प्रमुख भूमिका भी जो है वो निभाई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष के रूप में भी जो है वो आपका जाना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और आता है, इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, यानी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता जो है ये किसे घोषित किया गया है। तो देखिए बात कर ले मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के बारे में, तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल को जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो विजेता वो घोषित किया गया है। तो खुशी पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आपके जो है 2 स्टेटमेंट जो है वो आपके दिए गए थे।
पहला जो स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपका दिया गया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू जो है आपका एटॉमिक मास होता है। तो देखिए अगर पहले स्टेटमेंट की बात कर ले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, यानी किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की जो संख्या होती है ना उसके बराबर होती है। और आपका जो एटॉमिक नंबर को ये जो है किससे डिनोट किया जाता है, तो देखिए एटॉमिक नंबर को जो वो आपका जेड से डिनोट किया जाता है, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है आपका एटॉमिक मास यानी मास नंबर जो है आपका होता है। तो देखिए अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात कर ले तो देखिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही जो है परमाणु की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर जो वो आपका कहा जाता है। और मास नंबर को जो है आपका ए से जो वो आपका डिनोट किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो आपका यहाँ पर जो है वो सही दिया गया है, यानी ऑप्शन में जो आपका बोथ ए एंड बी आपका दिया गया होगा, तो बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उदय शंकर ये जो किस नृत्य शैली से संबंधित है, यानी उदय शंकर की जो है नृत्य शैली के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उदय शंकर जो है एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे जो कि नृत्य की एक संलयन शैली बनाने के लिए जो है ये आपके जाने जाते थे। तो संलयन शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आधुनिक भारतीय नृत्य का जो पिता है ना ये उदय शंकर को ही कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखने का। इसके अलावा उदय शंकर के अगर पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें जो 1960 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था और 1971 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप रहा था कि 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में जो है ये कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखिए 2001 से और 2011 की जनगणना के बीच भारत का जो दशकीय जनसंख्या जो वृद्धि दर रहा है ना वो आपका 17.70% रहा है। तो 17.70% आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में आपका 17.70% जो वो आपका नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फिर आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2001 से 2011 तक जो है जनसंख्या वृद्धि दर में ये जो है कितने % की जो है आपका घटकर कितने % हो गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1.97 से घटकर जो है वो ये आपका 1.64% हो गया है। तो 1.64% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया था कि मानसरोवर पुस्तक इसके लेखक कौन है। तो देखिए मानसरोवर पुस्तक की बात कर ले जो कि एक आपका कथा संग्रह था और इस पुस्तक को जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। तो प्रेमचंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी ना ये आपका कांचीपुरम में था और कांचीपुरम ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो कांचीपुरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कांचीपुरम है ना ये आपका रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जो है ये आपका जाना जाता है। इसके अलावा बात कर ले पल्लव वंश के बारे में, तो देखिए पल्लव वंश का जो स्थापना यानी जो संस्थापक रहा था ये आपका सिंह विष्णु रहा था। और पल्लव वंश की जो अवधि है ना ये आपका 275 ईसा पूर्व से लेकर 897 ईसा पूर्व तक जो है ये पल्लव वंश की अवधि रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है ना ये पाटलिपुत्र में था और पाटलिपुत्र जो है अपने व्यापार और माल के निर्यात के लिए जो है ये आपका जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे ना ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ना ये आपका बृहद्रथ था और मौर्य साम्राज्य का जो अवधि रहा था ये आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य साम्राज्य का अवधि जो है वो माना जाता था। और इसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की जो वो स्थापना की थी। इसके अलावा बात कर ले मगध साम्राज्य के बारे में, तो देखिए मगध साम्राज्य का जो पहली राजधानी था ना वो आपका राजगीर था और राजगीर जो था वो अपने शैलकृत गुफाओं
मंदिरों और किलों के निर्माण के लिए जो वो आपका जाना जाता था। और मगध साम्राज्य के संस्थापक की बात कर ले तो देखिए मगध साम्राज्य का जो संस्थापक यानी जो स्थापना है ना, ये राजा बिंबिसार के द्वारा किया गया था। और 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व तक जो है राजगीर जो था ना, ये आपका मध्य साम्राज्य मगध साम्राज्य का जो है ये आपका राजधानी रहा था। इसके अलावा बात कर ले गांधार साम्राज्य के बारे में तो देखिए गांधार साम्राज्य का जो राजधानी था ना, ये आपका तक्षशिला था। और ये जो आपका तक्षशिला था ये आपका बौद्ध धार्मिक स्मारकों के लिए जो है ये आपका जाना जाता था। और गांधार राज्य का जो स्थापना है ये आपका राजकुमार गांधार के द्वारा जो वो किया गया था। और गांधार राज्य का जो समय काल यानी जो अवधि रहा था ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 535 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासनकाल जो है वो आपका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन से व्यक्ति जो है सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पंडित रविशंकर दिया गया है। तो देखिए हाल ही में पंडित रविशंकर का निधन हो गया था और पंडित रविशंकर जो है ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य कलाकार के बारे में जो कि आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, जैसे कि उमाशंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, ये सब जो आपके हैं ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। सरोद वाद्य यंत्र की बात कर ले तो देखिए सरोद वाद्य यंत्र में प्रमुख कलाकारों के जो नाम है वो आपके अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, इन सभी का जो संबंध है ये आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्ला खान, अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इन सभी का जो संबंध है ये आपका शहनाई वादक से है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजामणि, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महराज, किशन महराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, इन सभी का जो संबंध है ये आपका रुद्र वीणा से है। एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतवार, बदरुद्दीन डागर, इन सभी का जो संबंध है ना वो आपका वीणा वादक से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत वृत्त, यहाँ पर गलती से वृत्त लिखा गया, यहाँ पर रिट पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है आपके रिट जारी करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है आपके अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो आपके रिट जारी कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय का पूछा गया था तो अनुच्छेद 226 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कितने रिट जारी कर सकते हैं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय आपके जो है 5 रिट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 214 के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 214 यह बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक आपका जो है न्यायालय होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 214 में जो है आपका बताया गया है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में हमारे भारत में जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो कितनी है, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आराम बाग का जो निर्माण है ना बाबर ने कहाँ पर करवाया था। तो देखिए आराम बाग जो है मूल रूप से 1528 में जो है मुगल सम्राट बाबर के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और देखिए ये जो आपका आराम बाग है ना ये भारत का सबसे पुराना जो है ये आपका मुगल गार्डन है जो कि आपका आगरा में स्थित है। तो आगरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बाबर से आपके आगे के शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बाबर का शासनकाल ये जो है कब से कब तक रहा था। तो देखिए बाबर के शासनकाल की बात कर ले तो इसका जो शासनकाल है ये 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा था। और 1526 ईस्वी में जो है बाबर के द्वारा पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना वो आपका लड़ा गया था। बाबर ने कहाँ पर जो है सर्वप्रथम पादशाह की जो पदवी है ना वो धारण की थी। तो देखिए बाबर के द्वारा सबसे पहले जो पादशाह की जो पदवी है ना ये काबुल में जो है वो धारण किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का जो प्रयोग है ना ये किस युद्ध में जो वो किए थे।
तो देखिए बाबर के द्वारा पहली बार जो आपका तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का जो प्रयोग है ना, ये पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है ये आपका जो है वो अपनाया गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1526 में लड़ा गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर फरगना की गद्दी पर जो है ये कब बैठा था। तो देखिए बाबर जो है फरगना की गद्दी पर अपनी पिता की मृत्यु के बाद 8 जून 1494 ईस्वी को जो है ये फरगना की गद्दी पर बैठा था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बाबर जब फरगना की गद्दी पर बैठा था उस समय बाबर की जो उम्र थी वो क्या थी। तो देखिए बाबर का जो उस समय उम्र था ना, वो आपका 12 साल की उम्र में जो है ये फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर का जो पूरा नाम पूछा जाता है, तो देखिए बाबर का जो पूरा नाम है ना, ये आपका जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। और बाबर के पिता का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए बाबर के पिता का जो नाम था वो आपका उमर शेख मिर्जा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है संन्यास लेने की घोषणा जो है वो किए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने जो है संन्यास का जो ऐलान किया था। तो रोजर फेडरर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए रोजर फेडरर जो है पुरुष सिंगल्स में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले में मामले में जो है ये आपके तीसरे नंबर पर है। रोजर फेडरर ने जो है 20 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब जो है वो जीता है। वहीं अगर बात कर ले सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम ये जो है किसने जीता है, तो देखिए स्पेन के राफेल नडाल ने जो है सबसे ज़्यादा 22 ग्रैंड स्लैम जो वो जीते हैं। और आपके कितने प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो आपके जो वो 4 प्रकार के जो वो आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से, तो पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, सेकंड आपका यूएस ओपन हो गया, थर्ड आपका फ्रेंच ओपन हो गया और फोर्थ आपका विंबलडन हो गया। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण करना था। तो देखिए ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना, जिसका समय काल 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। और इसका जो उद्देश्य रहा था वो आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण पर था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना ये जो है किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास का जो लक्ष्य है ना वो आपका 4.50% रखा गया था, लेकिन जो आपका वास्तविक में हासिल किया गया था वो आपका 4.27% ही जो है आपका हासिल किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे स्टील प्लांटों का जो निर्माण है ना, ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय काल रहा था ना, ये आपका 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा था ना वो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया करना था। और ये जो योजना था ना प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है आपका आधारित था। और इसका जो मुख्य आपका जो ध्यान दिया गया था वो देश में कृषि विकास पर जो वो सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो आपका पहली पंचवर्षीय योजना में जो वो आपका दिया गया था। और ये जो आपका योजना था ना वो आपका सफल रहा था, क्योंकि इस योजना में जो आपका वृद्धि दर हासिल किया गया था वो आपका 3.6% की जो वृद्धि दर है वो आपका हासिल किया गया था। इसके अलावा बात कर ले तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है ना ये आपका 1961 से 66 के बीच रहा था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा था वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। और ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, इस योजना को जो है गॉडगिल योजना के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य रखा गया था ना वो अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। और देखिए चीन से युद्ध के कारण यह जो योजना रहा था वो आपका फेल रहा था, क्योंकि इस योजना का जो वृद्धि दर का जो लक्ष्य है वो आपका 5.6% रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि दर जो आपका हुआ था ना वो आपका 2.4% ही जो वो आपका रहा था। इसलिए ये योजना जो रहा था वो आपका फेल हो गया था। इसके अलावा अन्य पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन होकर जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में और डिटेल के बारे में जो है वो जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए कृष्णा नदी, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरनी, महानदी, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मणी नदी, इन सभी नदियां जो है ना ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
जहाँ पे ऑप्शन में आपका गोदावरी दिया गया था, तो गोदावरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है राजस्थान से निकलती है। तो देखिए बनास और जो आपका लूनी नदी है ना, ये आपका राजस्थान राज्य से निकलती है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है बनास नदी दिया गया था, तो बनास नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका बनास नदी है ना, ये आपका कुंभलगढ़ के पास अरावली पर्वत श्रृंखला की खमनौर पहाड़ियाँ से जो है ये आपका निकलता है, और इस नदी को जो है वन की आशा के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है, तो बनास नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए अगर बात कर ले प्लासी के युद्ध के बारे में, तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है ना, ये आपका 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में जो है भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर जो ये आपका लड़ा गया था ये युद्ध। और ये जो युद्ध है ना, ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब की सेना के मध्य जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था, जिसमें आपका जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है ना, यानी अंग्रेजों का जो नेतृत्व है ये आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और बंगाल जो आपके नवाब थे उनके जो नेतृत्व है ना, ये आपका मीर जाफर कर रहे थे। और इस युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को जो वो हरा दिया था, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब की सेना को जो है वो हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रो कबड्डी लीग के 8वें संस्करण का जो फाइनल मैच है ना, ये किसके बीच जो है आपका खेला गया था। तो देखिए 8वें संस्करण की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए प्रो कबड्डी लीग के 8वें संस्करण का जो फाइनल मैच है ये आपका पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली केसी के मध्य जो है वो आपका खेला गया था, जिसमें दबंग दिल्ली ने जो है फाइनल में पटना पायरेट्स को जो है 37-36 से जो है वो आपका दबंग दिल्ली जो है वो जीत जो है वो दर्ज कर लिया था। तो पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि 8वें सीजन का विजेता टीम कौन रहा था, तो ये आपका दबंग दिल्ली केसी रहा था। बात कर रहे हैं 9वें सीजन के बारे में, तो देखिए 2022 का विवो प्रो कबड्डी लीग में जो आपका 9वां जो सीजन हुआ था ना, ये जो इसका जो फाइनल मैच है ये आपका जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के मध्य जो है ये आपका फाइनल मैच खेला गया था, जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो 9वें संस्करण का जो विजेता टीम है ना, ये आपका जयपुर पिंक पैंथर्स रहा है, और जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है ये आपका दूसरा खिताब जो वो जीत लिया है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रो कबड्डी लीग का जो पहला संस्करण है ये कब आयोजित किया गया था। तो ये आपका 2014 में जो है आयोजित किया गया था, और उस समय जो पहला विजेता भी जो बना था वो आपका जयपुर पिंक पैंथर्स बना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एटम, यानी परमाणु का जो जनक है ना, ये किसे कहा जाता है। तो देखिए जॉन डाल्टन को जो है परमाणु यानी एटम और परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के पिता के रूप में जो है वो आपका जाना जाता है। तो जॉन डाल्टन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जो है ये आपका विक्रम साराभाई को जाना जाता है। रमन प्रभाव के रूप में जो है ये आपका सीवी रमन को जाना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जो है ये आपका होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। अगर ये पूछा गया था तो होमी जहांगीर भाभा आपका करेक्ट आंसर होगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईएसएल 2022 फुटबॉल फाइनल जो है ये किस टीम ने जीती है। तो देखिए 2021-22 के आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की बात कर ले तो ये इसका जो चैंपियन है ना वो आपका हैदराबाद एफसी रहा है। हैदराबाद एफसी ने जो है केरला ब्लास्टर को जो है वो हरा दिया था। तो हैदराबाद एफसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आईएसएल का जो पहला संस्करण है ये जो है कब खेला गया था। तो देखिए आईएसएल का जो पहला संस्करण है ये आपका 2014 में जो है ये आपका खेला गया था, और 2014 में जो है एटलांटिको डी कोलकाता ने जो है केरला ब्लास्टर्स को जो है वो हरा दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी प्रथम विजेता टीम कौन रहा था, तो ये आपका एटलेटिको डी कोलकाता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MS वर्ड 2010 में प्रिंट प्रीव्यू करने का जो है शॉर्टकट कुंजी पूछा गया था। तो देखिए MS वर्ड 2010 में प्रिंट प्रीव्यू करने का जो शॉर्टकट की होता है ना वो आपका Ctrl+F2 होता है। तो Ctrl+F2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना होता है।
तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात कर ले तो देखिए इसका जो कुल क्षेत्रफल है ना ये आपका 8,249 किलोमीटर स्क्वायर है। तो 8,249 किलोमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर वर्ग मील की बात कर ले तो 3,185 वर्ग मील है। और बात कर ले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है कितने द्वीप हैं तो आपके 572 द्वीप हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस राज्य में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बल्ब ड्रग पार्क का जो है आधारशिला रखा गया है। तो देखिए अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में ऊना में जो है बल्क ड्रग पार्क का जो है आधारशिला रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निदान जो पोर्टल है ना यहाँ पर पोर्टल कर लीजिएगा, यानी निदान जो पोर्टल है ये किस संस्था के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया है। तो देखिए निदान पोर्टल की बात कर ले तो इसमें जो आपका गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों को अपनी तरह का पहला डेटाबेस जो है ये आपका निदान जो वो चालू किया गया है। और इसे जो है NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। तो NCB आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेजिबल मेमोरी, यानी इनमें से जो है किस मेमोरी को जो वो मिटाया नहीं जा सकता है। तो देखिए रोम एक ऐसा मेमोरी है जो कि आपका एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और इसे जो है मिटाया नहीं जा सकता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है तो रीड ओनली मेमोरी, ये जो आपका रोम का फुल फॉर्म होता है। तो रोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सोने का उत्पादन करने में सबसे जो पहला राज्य है ये कौन सा आता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो सोने का उत्पादन है ना ये आपका कर्नाटक राज्य में किया जाता है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में सोने के जो आपके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं और वो 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं तो ये आपके कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कोलार हट्टी स्वर्ण क्षेत्र और रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र। इनमें से जो आपका कोलार स्वर्ण क्षेत्र और जो आपका कोलार हट्टी जो स्वर्ण क्षेत्र है ना ये आपके कर्नाटक में स्थित है। और ये जो आपका रामगिरी जो स्वर्ण क्षेत्र है ना ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना आया था कि हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की जो खोज है ना ये किसने की थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन की खोज सर्वप्रथम जो है 1932 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो जेम्स चैडविक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी उपलब्धि के कारण 1935 में जो है इन्हें भौतिक में नोबेल प्राइज से भी जो है वो आपका सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले इलेक्ट्रॉन की खोज ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ना ये आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और प्रोटॉन की जो खोज है ना ये आपका गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कभी कभी एग्जामिनर जो है ना वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो ऑप्शन में नहीं देता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दोनों ऑप्शन में रहना कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो आपके ऑप्शन में अगर अर्नेस्ट रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों रहे तो फिर आपको जो है रदरफोर्ड जो है आपको क्लिक करके आना होगा। फिर आपका रदरफोर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ली आर्ट इज फेमस इन विच स्टेट, यानी जो ये आपका वर्ली जो लोक चित्र कला है ना ये भारत के किस राज्य का है। तो देखिए ये जो आपका वारली लोक चित्र कला है ना ये महाराष्ट्र राज्य का है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य राज्य के लोक कला के बारे में, जैसे कि सांझी लघु कला ये जो आपका उत्तर प्रदेश का लोक कला है, तंजौर चित्रकला और मीका चित्रकला ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का है, पैटकर जादो पाटिया चित्रकला, सोहराई कला, कोहवर कला, गंजू कला, कुर्मी कला, मुंडा कला, दूरी कला और घाटवाल कला ये सब जो कला है ना ये आपके झारखंड राज्य के हैं। वारली चित्रकला और पिंगुली चित्रकथी ये जो आपके महाराष्ट्र राज्य के चित्रकला है। इसके अलावा ये जो आपका पटचित्र जो चित्रकला है ना ये आपका उड़ीसा राज्य का है। कांवर जो आपका कला ये आपका राजस्थान राज्य का है। मधुबनी जो कला ये आपका बिहार राज्य का है। तंजौर चित्रकारी ये जो आपका तमिलनाडु का है। झरना पता चित्र ये जो आपका पश्चिम बंगाल का है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना जो कि आपका 2023 में हुआ था मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो है ये आपका जो 5वां संस्करण है ना, ये आपका 30 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य प्रदेश के 8 शहरों और 11 स्थानों पर जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो 8 शहर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 5000 से अधिक जो एथलीट है वो पार्टिसिपेट किए थे और इसमें जो आपका 27 खेल जो है वो आपका खेला गया था और 1936 पदकों के लिए जो है एथलीट ने प्रतिस्पर्धा भी जो वो किया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रख। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए पदक तालिका में पहले स्थान पे जो है आपका महाराष्ट्र राज्य रहा है। महाराष्ट्र ने जो है टोटल 161 पदक जीते हैं, जिसमें अगर गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड जो है 56 महाराष्ट्र ने जीता है, 55 सिल्वर मेडल जीता गया है और 50 जो वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। सेकंड पायदान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा है, हरियाणा ने जो है टोटल 128 पदक जीते हैं, जिसमें 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। इसके अलावा बात कर ले थर्ड पायदान पे जो आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा है, मध्य प्रदेश ने जो है टोटल 96 पदक जीते हैं, जिसमें 39 गोल्ड, 30 आपका सिल्वर और 27 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2000 इसका जो पहला संस्करण है ना ये कब आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया जो आपका यूथ गेम्स हुआ था ना, इसका जो पहला संस्करण है ये आपका 2018 में हुआ था और इसका जो पहला संस्करण है ये आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरे संस्करण की बात कर ले तो ये आपका 2019 में हुआ था, जो कि आपका पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। थर्ड अगर बात कर ले तो तीसरा जो संस्करण है ना जो आपका 2020 में हुआ था ये आपका गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। और 2021 की बात कर ले तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ना ये आपका 2021 में ना होकर जो है ये आपका 2022 में हुआ था और ये आपका पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। वहीं अगर 2023 के 5वें संस्करण की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में किस राज्य ने जो है स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल ये जो पहल है वो शुरू किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए जो है फुटबॉल फॉर ऑल यानी फुटबॉल सभी के लिए है ये जो पहल है वो इसकी जो वो शुरुआत किया गया है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण यानी जो बाहरी आक्रमण होते हैं एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की जो वो रक्षा कर सके। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत जो है भारत सरकार का ये दायित्व होगा कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से जो है राज्यों की रक्षा जो है वो कर सके। तो अनुच्छेद 355 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आपका राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में तो देखिए अनुच्छेद 352 में जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 356 में जो है ये राष्ट्रपति शासन का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 360 की बात कर ले तो ये आपका वित्तीय आपातकाल का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2023 महिला फीफा विश्व कप ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो फीफा महिला विश्व कप होगा ना ये कौन सा संस्करण होगा। तो ये आपका 9वां संस्करण होगा, जो कि आपका कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2019 के महिला फीफा विश्व कप के बारे में तो देखिए 2019 का जो महिला फीफा विश्व कप है ना ये आपका फ्रांस देश में आयोजित किया गया था और इसका जो विजेता टीम रहा है ना ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब तक जो है इसका 4 टाइटल भी जो है वो जीत चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मोढेरा सोलर गांव ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो आपका घोषणा किया गया था कि गुजरात के मोढेरा गांव को जो है भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव जो है
वो घोषित किया गया है। तो मोढेरा जो ये आपका गांव है ये कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात राज्य में है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बिहार केसरी के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए बिहार केसरी के नाम से जो है ये आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले श्री कृष्ण सिंह के बारे में, तो ये आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और ये जो आपके श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण सिंह ने जो है 1946 से 1961 तक जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो कार्य किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले शेर ए बिहार के नाम से ये जो है किससे जाना जाता है। तो देखिए शेर ए बिहार के नाम से जो है ये आपके राम लखन सिंह यादव को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से किस राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वो गुजरता है। तो देखिए कैंसर लाइन जो है वो आपका गुजरता है। तो वो आपके 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो 8 राज्यों की बात कर ले तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से जो है भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो आपके ऑप्शन में जो है छत्तीसगढ़ दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस शहर को जो है लगातार 6ठी बार ये जो है स्वच्छता का अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण जो है ये आपका 2016 में शुरू किया गया था और 2016 से ही जो है ये जो आपका इंदौर शहर है ना ये आपका स्वच्छता का जो अवार्ड है वो प्राप्त करता आ रहा है और 6ठी बार जो है ये स्वच्छता का जो अवार्ड है ये इंदौर शहर को दिया गया है। तो इंदौर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सूरत को जो है दूसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी जो है वो आपका चुना गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश को जो है 100 शहर वाले राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य भी जो है वो घोषित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान को जो है कनाडा के संविधान से जो वो लिया गया था। तो देखिए फेडरल फीचर्स यानी संज्ञात्मक विशेषताएं और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां का जो प्रावधान है ना ये आपका कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन में जो है फेडरल फीचर्स दिया गया था। तो संज्ञात्मक विशेषताएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूएस ओपन पुरुष एकल 2022 के जो है विजेता कौन रहे हैं। तो देखिए जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है आप चारों ग्रैंड स्लैम 2022 के विजेता जरूर देख कर जाइएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यूएस ओपन पुरुष एकल 2022 के जो विजेता है ना ये आपके कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में जो है कैस्पर रूड को हराकर जो है 2022 का यूएस ओपन पुरुष एकल टेनिस का जो खिताब है वो जीत लिया है। तो कार्लोस अल्कराज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महिला एकल की बात कर ले तो देखिए यूएस ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल में जो है ईगा स्विटेक ने ट्यूनीशिया की ओस जेबुअर को हराकर जो है ये आपका खिताब जीत लिया है। तो महिला एकल की अगर बात कर ले तो ईगा स्विटेक जो है वो आपका विजेता रही है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको उप विजेता का भी जो है नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उप विजेता से भी जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उप विजेता कौन रही थी, तो ये आपके ओस जैबुअर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सवाल यानी जो आपके एल्गे होते हैं ना इनका जो वर्गीकरण है ये किस वर्ग में किया जाता है। तो देखिए एल्गी का जो वर्गीकरण है ना ये आपका थैलोफाइटा में किया जाता है। तो थैलोफाइटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू क्लोज द MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट यानी MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान ब्राउजर या फिर टैब या फिर डॉक्यूमेंट को तुरंत बंद करने के लिए जो है Ctrl+W को शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+W आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान एप्लीकेशन को तुरंत बंद करने के लिए जो है ये आपका Alt+F4 को शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर की जो है धरातल से औसत ऊंचाई जो है लगभग कितना होता है।
तो देखिए क्षोभ मंडल की धरातल से यानी पृथ्वी से औसत जो ऊंचाई है ना, ये आपका लगभग 14 किलोमीटर होता है। तो 14 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अगर ट्रोपोस्फेयर के बारे में यानी क्षोभ मंडल के बारे में, तो ये आपका पृथ्वी की सतह का जो है सबसे जो आपका निकट होता है। इसके अलावा इसकी मोटाई की बात कर ले तो ये आपका 7 से 20 किलोमीटर के बीच होता है और इसमें जो आपका जल वाष्प, बादल और धूल जो वो आपके सम्मिलित होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष जो है अपनी गद्दी से हटाया गया था। तो देखिए रजिया सुल्तान की बात कर ले तो इन्हें जो अपनी गद्दी से 1240 में जो वो हटाया गया था। तो 1240 आपका करेक्ट आंसर होगा। रजिया सुल्तान के शासनकाल की बात कर ले तो ये जो आपका 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रहा था। और ये जो रजिया सुल्तान थी ये किस वंश से संबंधित थी, तो ये आपका गुलाम वंश से संबंधित थी। और ये जो है मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला भी शासिका थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी ने किसानों के समर्थन में जो है गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष किया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा किसानों के समर्थन में जो है गुजरात के खेड़ा जिले में ये जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है ना, ये आपका 1918 में जो वो शुरू किया गया था। तो 1918 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धीनोधर हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी जो आपका धीनोधर जो पहाड़ियाँ है ना ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका धीनोधर जो पहाड़ियाँ है ना ये आपका भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कार्नेटिक म्यूजिक इज कन्फाइंड इन विच स्टेट, यानी जो कर्नाटक संगीत है ना ये किन राज्यों में जो वो आपका सीमित है। तो देखिए अगर बात कर ले कर्नाटक संगीत के बारे में तो ये आपका भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो एक शैली है और ये जो आपका दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक जो वो आपका सीमित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स समारोह में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में जो है बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ना ये किसे मिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स समारोह का जो आयोजन है ये आपका मुंबई शहर में जो वो किया गया था और इसमें जो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ना ये शेरशाह को दिया गया था। तो शेरशाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ना ये रणवीर सिंह को दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ना ये कृति सैनन को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान आया था कि द प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, यानी भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना का जो विचार है ना ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है ना ये आपका अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना की भाषा अगर पूछा जाए तो देखिए प्रस्तावना की जो भाषा है ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले संयुक्त राज्य अमेरिका से और कौन कौन से मुख्य स्रोत लिए गए हैं, जैसे कि आपका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है, इसके अलावा वित्तीय आपातकाल और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी जो मुख्य स्रोत है ना ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर विल द ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड, यानी वनडे वर्ल्ड कप 2023 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो आपका क्रिकेट का जो विश्व कप है ना ये आपका भारत में आयोजित किया जाएगा। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो आपका आईसीसी वुमेन्स जो T20 विश्व कप हुआ था ना ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2023 का आईसीसी T20 विश्व कप महिला का जो क्रिकेट विश्व कप है ये आपका साउथ अफ्रीका में जो है आयोजित किया गया था और इसके विजेता टीम कौन रही है। तो देखिए अगर विजेता की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो विजेता रहा है। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो देखिए उप विजेता जो टीम है ना वो आपका साउथ
अफ्रीका की टीम रही है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2022 में जो आपका पुरुष T20 विश्व कप हुआ था, ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2022 का जो पुरुष T20 विश्व कप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में जो आपका आयोजित किया गया था। जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए इसका जो विजेता टीम रहा वो आपका इंग्लैंड देश रहा है। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो उप विजेता जो है ये आपका पाकिस्तान देश रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी जो है भारत ने आपका जो है विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप जो है आयोजित किया था, जो कि आपका 2011 में जो है आयोजित किया गया था। लेकिन 2011 में जो है 3 देशों में आपका आयोजित किया गया था, और वो 3 देश कौन कौन से थे, तो एक तो आपका भारत में आयोजित किया गया था, इसके अलावा एक आपका श्रीलंका में आयोजित किया गया था, और एक आपका जो है बांग्लादेश देश में आयोजित किया गया था। तो ये 3 देशों में जो है संयुक्त रूप से 2011 का जो विश्व कप हुआ था वो आयोजित किया गया था। और 2011 का विश्व कप कौन जीता था, तो यह हमारा भारत देश जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जो है कौन सा शब्द जो वो नहीं जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ये आपका 1976 में हुआ था। और देखिए इस अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में जो है आपके 3 नए शब्दों को जो है वो जोड़ा गया था। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे, तो पहला आपका समाजवादी था, सेकंड आपका धर्मनिरपेक्ष था, और थर्ड जो था वो आपका अखंडता था। तो ये 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया होगा ना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है नागरिकों के लिए एक नए भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। और 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था। वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थी। तो देखिए उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी ना, वो इंदिरा गांधी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लिंगराज मंदिर ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अगर लिंगराज मंदिर की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले जो आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि लिंगराज मंदिर को जो है 11वीं शताब्दी में राजा जजाति केसरी के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। और ये जो आपका लिंगराज मंदिर है ना, ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये आपके शिव भगवान को समर्पित है। और ये जो आपका किस पत्थर के द्वारा निर्मित किया गया है, तो देखिए ये जो आपका लिंगराज मंदिर है ना, ये आपका लाल बलुआ पत्थर से जो है वो आपका निर्मित किया गया है। और ये जो आपका किस शैली का उदाहरण है, तो देखिए ये जो आपका लिंगराज मंदिर है ना, ये आपका कलिंग शैली का जो है एक उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये जो है कहां पर स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और मानतंड सूर्य मंदिर ये जो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर और मीनाक्षी अम्मन मंदिर ये जो मंदिर है ना, ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो नीति है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखिए हड़प नीति को ही जो है व्यापकता का सिद्धांत भी जो है वो कहा जाता है। और 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जो है इस नीति को जो है वो तैयार किया था। और इसमें जो है 7 राज्यों को भी जो है वो शामिल किया था। तो लॉर्ड डलहौजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2016 में रुस्तम फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो रुस्तम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2008 में उन्होंने सिंह इज किंग फिल्म के प्रदर्शन के लिए जो है
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्क्रीन अवार्ड भी जो वो जीता था। 2009 में जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कार से भी जो है वो आपका नामांकित जो है वो किया गया था। इसके अलावा 2008, 2011 और 2013 में उन्होंने जो है स्टॉक ऑफ द ईयर मेल के लिए जो है स्टार डस्ट का भी जो अवार्ड है वो जीता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2009 में जो है भारत सरकार की ओर से भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है ना, जो कि आपका पद्म श्री होता है, और अक्षय कुमार को 2009 में जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए ये जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ना, जो कि आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पहली जो पंचवर्षीय योजना था ये किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में मैंगनीज का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो है मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक जो भंडार है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। इसके लेकिन जो आपका सबसे ज़्यादा जो मैंगनीज का उत्पादन है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में होता है। तो देखिए अगर सर्वाधिक भंडार पूछा जाए तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादक राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश आपका सही होगा। इसके अलावा बात कर ले मैंगनीज का जो है कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो देखिए लोहे के निर्माण के लिए जो है मैंगनीज की आवश्यकता होती है, और इसका जो उपयोग है ना वो आपका ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशकों और पेट के उत्पादन के लिए भी जो है वो आपका किया जाता है, पेंट के उत्पादन के लिए भी जो है वो किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है ना वो आपका धातु बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, यानी मच्छर के काटने से जो है कौन सा रोग नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया वायरस, डेंगू एंड मलेरिया, ये सब जो होते हैं ना ये आपके मच्छर के काटने से होता है। तो इनमें से तो आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था हाथी पाँव दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका हाथी पाँव होता है ना वो आपका क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। तो ये भी आपका मच्छर के काटने से होता है। एक आपका ऑप्शन में हेपेटाइटिस दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका हेपेटाइटिस होता है ना ये वायरस के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज द इंडियन आर्म एक्ट पास्ड, यानी भारतीय सशस्त्र अधिनियम को जो है ये कब पारित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड लीटन के द्वारा 1878 में जो है इंडियन आर्म्स एक्ट यानी भारतीय सशस्त्र अधिनियम को जो है वो पारित किया गया था, जिसके अनुसार जो है भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना जो है एक आपराधिक जो है अपराध माना जाता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इंडियन आर्म्स एक्ट था ना ये अंग्रेजों पर जो वो लागू नहीं होता था। इसके अलावा लॉर्ड लीटन जो है ये कब से कब तक वासराय रहा था। तो ये आपका 1876 से 1880 तक जो है भारत का वासराय रहा था, और इसी के कार्यकाल में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी जो वो पारित किया गया था। और ये जो आपका दूसरा जो अफगान युद्ध हुआ था ना इसी के कार्यकाल में हुआ था, और रानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद यानी भारत की महारानी के जो उपाधि धारण है ना इसी के कार्यकाल में जो वो की थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो है कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जो है टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 जो था वो आपका सिल्वर मेडल था, और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तो गोल्ड मेडल के बारे में पूछा गया था, तो 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और भारत की तरफ से स्वर्ण पदक ये जो है किसने जीता था। तो देखिए नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में 87.58 मीटर का जो है भाला फेंके थे, और ये जो है गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे के शिफ्टों में जो आपका नीरज चोपड़ा का जो है भाला फेंक का मीटर की जो दूरी है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात कर ले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के अन्य पदक के बारे में, जैसे कि मीराबाई चानू ने जो है सिल्वर मेडल जीता था, और किस इवेंट में जीता था। तो देखिए 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग में जो है मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा लवलीना बोर्गोहेन ने जो है
वुमेन्स वेल्टरवेट बॉक्सिंग में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। पीवी सिंधु की बात कर ले तो वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। रवि कुमार दहिया जो है ये आपके मेंस फ्री स्टाइल 57 किग्रा में जो है ये आपके सिल्वर मेडल जीते थे। वहीं अगर भारतीय हॉकी टीम की बात कर ले तो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो है भारतीय हॉकी टीम ने जीता था। और बजरंग पूनिया ने जो है मेंस 65 किग्रा रेसलिंग में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत कौन से पायदान पे रहा था, तो देखिए भारत जो इसमें 48वें पायदान पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महानदी जो बेसिन है ना ये किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो देखिए महानदी बेसिन की बात कर ले तो ये आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। और महानदी जो है ना ये आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जो है ये आपका गिर जाता है। तो इसमें जो आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था, चौथा जो ऑप्शन था वो आपका झारखंड राज्य दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका महानदी बेसिन है ना ये झारखंड राज्य से नहीं गुजरता है। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को जो है डोपिंग के लिए 2025 तक जो है वो आपका निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जेवलिन थ्रोवर और टोक्यो ओलंपिक शिवपाल सिंह को जो है डोपिंग उल्लंघन के कारण अक्टूबर 2025 तक जो वो आपका निलंबित कर दिया गया है। तो शिवपाल सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि MS वर्ड 2010 में फाइल को सेव करने का जो है शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए MS वर्ड 2010 में फाइल को सेव करने का जो शॉर्टकट की होता है ना वो आपका Ctrl+S होता है। तो Ctrl+S आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय ए 10 डिग्री चैनल, यानी निम्नलिखित में से जो है किसे 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका 10 डिग्री चैनल है ना ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 9 डिग्री चैनल के बारे में तो देखिए ये जो आपका 9 डिग्री चैनल है ना ये आपका मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्ष्य द्वीप समूह से जो है वो आपका अलग करता है। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाए तो ये आपका मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को जो है ये आपका अलग करता है। हडसन जल संधि की बात कर ले तो देखिए हडसन जल संधि जो है ये आपका हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जो है ये आपका अलग करता है। पाक जल संधि की बात कर ले तो देखिए पाक जल संधि जो है ये पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जो है ये आपका अलग करता है। डंकन पैसेज की बात कर ले तो देखिए डंकन पैसेज ये जो आपका रटलैंड द्वीप जो कि आपका ग्रेट अंडमान का एक हिस्सा है और लिटिल अंडमान को जो है ये आपका अलग करता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान